नमस्कार। आज फिर शुक्रवार की शाम हाजिर हूँ मैं आप सबके साथ, वही प्रोग्राम जो हर हफ्ते लेकर आती हूँ और वही है उसका नाम, बोल दो ना ज़रा। जी हाँ, बोल दो ना ज़रा, दिल के राज खोल दो ना ज़रा। और आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो शायद हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम कहते हैं ना, हम इंसान जज्बातों को लेकर बुने होते हैं। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर पल जज्बातों का ताना बाना ही तो है। तो ऐसे में उन जज्बातों के बीच में हम कैसे एक सामंजस्य बिठा के चल सकते हैं, कैसे हम उन जज्बातों को बिल्कुल ठीक से रख सकते हैं, बस इसी बारे में बात करने के लिए आज का जो ये हमारा लाइव सेशन है, इसमें मैंने बुलाया है एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, राइटर और एक्टिंग टीचर। जी हाँ, ये तीनों उनकी खूबियाँ हैं और ये जो तीनों उनकी खूबियाँ हैं वो उनको बहुत ही बेहतर इंसान भी बनाती हैं। और आज के सेशन में वो आपको बताएंगे भी कि किस तरह से उनका ये करियर उन्हें इस इमोशनल बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं उनका, बहुत ही जल्दी वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे हम आज का ये सेशन बहुत ही ज़ोर शोर से शुरू कर देंगे। और हाँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो जो आप उनसे पूछना चाहते हैं तो तैयार रहिएगा, ज़रूर आप उनसे पूछ सकते हैं। और एक बार मैं फिर से बता दूं, उनका नाम है मनिल मयंक मिश्रा। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं उनके जुड़ जाने का। तब तक अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई शायरी हम तक पहुंचाना चाहते हैं या हमारे ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। हमारे साथ जो जुड़े हैं दो लोग, शर्मा जी .राइट्स। तो शर्मा जी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताएंगे। और मेरे साथ और जो जुड़ी हैं वो भाव्या क्राफ्ट स्टोर, मेरी बचपन की फ्रेंड, और उनका नाम है शेफाली गुप्ता और बहुत ही खूबसूरत वो काम करती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का। बहुत खूबसूरत बंधनवार बनाती हैं, ईयरिंग्स भी बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बनाती हैं। और अगर आप लोग उनसे वो सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो उनका आईडी यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, भाव्या आर्ट क्राफ्ट स्टोर, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आज आप में से कोई ऐसा सवाल करता है या ऐसा कोई खास जवाब देता है तो उस जवाब के बदले भी आपको मिल सकता है एक खास डिस्काउंट वाउचर भाव्या क्राफ्ट स्टोर की तरफ से। तो आप तैयार रहिएगा। और हमारे साथ जुड़े हैं जी शर्मा जी राइट्स ने लिखा है अभिषेक शर्मा, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका, स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आशा जी, आशा गुप्ता जी, जो बहुत ही उम्दा लिखती हैं, बहुत ही अच्छा कहती हैं और ज़िंदगी का जो तजुर्बा उन्हें है उसके आधार पर बहुत गहरी और बहुत अच्छी बातें करती हैं। वो हमारे साथ जुड़ी हैं। और डॉक्टर निधि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनके साथ हम एक लाइव पहले कर चुके हैं और उन्होंने जो बातें हम लोगों को बताई थी, इतनी खूबसूरत और इतनी उम्दा बातें उन्होंने बताई थी कि ज़िंदगी में लेट गो कैसे करना है। बहुत आसान नहीं होता जितना आसान हम उसे कह देते हैं। और जहाँ तक हम उसकी बात करते हैं, लेट गो की बात, तो कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा होता है ये हमारा इमोशनल जो स्टेबिलिटी है उसका टॉपिक। तो यही बात हम आज हमारे जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट, उनके साथ करने वाले हैं। बस कभी कभी कहते हैं ना कि जब कोई ख़ास मेहमान आ रहे होते तो कभी कभी कुछ देरी हो जाती है, तो इसीलिए लगता है कुछ देरी उनकी तरफ से हो रही है। तब तक हम और आप एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आशा जी, आप क्या आभार की बात करती हैं, आप बस आशीर्वाद दीजिए आप तो। और जी, तो तब तक अगर आपके जहन में कुछ घूम रहा है ऐसा जो आप पूछना चाहते हैं हमारे गेस्ट के आने से पहले ही, तो प्लीज़ आप हमें लिखकर बता सकते हैं कि आपको क्या पूछना है उनसे,
यही इमोशनल से जुड़ी बात, कहीं कोई भी इमोशन हो, कोई भी बात आप करना चाहते हैं। हेलो सलमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तब तक मैं कुछ सुना दूं। आशा जी कह रही हैं, चलिए जब आप कुछ कह रही हैं तो आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं टाल सकती, मैं आपको ज़रूर सुनाती हूँ कुछ। और मैं आप लोगों को, वैसे तो अभी कोरोना से लोगों को डर है भी, नहीं भी है, और लॉकडाउन भी अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब ये दौर चल रहा था तो उस दौर में हम क्या क्या महसूस कर रहे थे, उससे जुड़ी एक कविता लिखी थी मैंने। जब तक मनिल हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं आप लोगों को वो कविता सुना देती हूँ कि चाहतों का चादर सिमट कर रूमाल सा बस रह गया है, चाहतों का चादर सिमट कर रूमाल सा बस रह गया है, समझता था खुद को खुदा इंसान सा बस रह गया है। बीमारी का रूप धराई हाय विपदा कितनी बड़ी, बीमारी का रूप धराई हाय विपदा कितनी बड़ी, आसमां छूना था जिसको पुवाल सा बस ढह गया है, समझता था खुद को खुदा इंसान सा बस रह गया है। भागती सड़कों पे हर पल दौड़ती थी जिंदगी, भागती सड़कों पर हर पल दौड़ती थी जिंदगी, भूल बैठा था वो इंसान उस खुदा की बंदगी, और फिर उसने अपना जलवा कुछ यूं दिखाया, गलतियों का तेरी एहसास कुछ यूं दिलाया, पछतावे की आग में जल, पछतावे की आग में जल, भस्म सा बस रह गया है, चाहतों का चादर सिमट कर रूमाल सा बस रह गया है, समझता था खुद को खुदा इंसान सा बस रह गया है। अपने जो थे गले कभी उनको लगाता था नहीं, लूटता था बस खजाना बांटता तो था नहीं। अपने जो थे गले कभी उनको लगाता था नहीं, लूटता था बस खजाना बांटता तो था नहीं। वो प्यार और वो खजाना आज सबको दे रहा है, पिंजरबद्ध होकर ही आखिर स्वच्छ सांसें ले रहा है। और इस कुदरत का आखिर वो लाम सा बस रह गया है, समझता था खुद को खुदा इंसान सा बस रह गया है, इंसान सा बस रह गया है। तो आशा जी का सवाल भी आ गया है, मुझे पूछना है कि क्या एक्टिंग में कभी ऐसा हुआ है कि उनके साथ की दिल रोता हो और वो स्क्रीन पर ठहाके लगा रहे हों? ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है। और अब मुझे दीजिए सिर्फ 2 मिनट, मैं जाकर ज़रा देख कर आती हूँ कि वो कहाँ रह गए हैं, उनसे ज़रा पूछ लिया जाए, ताकि चलिए वो जुड़ चुके हैं और बिल्कुल अब हम उन्हें बिना देरी किए अपने साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन वो मुझे नहीं, मुझे उनसे जाकर एक बार पूछना ही पड़ेगा। मैं पूछकर 2 मिनट में आती हूँ। ने उन्हें भेजती है रिक्वेस्ट और बहुत ही जल्दी वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बस इंतजार है कुछ पलों का, देखिए वो जुड़ चुके हैं। फाइनली मैं मिल गया आपको। आप मिल गए हैं, लेकिन आज हम आराम से बात करेंगे। आज हमारे पास पूरा वक्त है, तो आज अपने कैमरे को आप पहले चेंज कर लीजिए। चेंज कर लूं? जी, डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। आपका जो एंगल है फोन का, आई गेस आप फोन को स्टैंडिंग मोड में ले लीजिए। आपने शायद उसको हॉरिजॉन्टल लिया है। जी जी जी, अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, आप आए नहीं, लेकिन आपके आने से पहले आपके लिए सवाल भी आ चुके हैं। और चलिए, जब आ चुके हैं आप, तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आप सबको, जो लोग हमें देख रहे हैं, जी, बहुत शुक्रिया और जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो आपके सामने शख्स इस वक्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, राइटर हैं और बहुत ही अच्छे एक्टिंग टीचर भी हैं। तो अगर आप में से किसी का पैशन भी हो कि हाँ अब मुझे एक्टिंग करियर चूज करना है, तो देखिए टीचर आपके सामने हैं।
आप उनसे इस बारे में भी बात कर सकते हैं, और इसके अलावा जिस बारे में हम आज बात करने के लिए मिले हैं उसके बारे में तो बात हम करेंगे ही। और चलिए हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल आया है। चलिए सवाल को हम बाद में लेते हैं, पहले हम यही जान लेते हैं कि हमने सवाल ये किया था आज की इमोशनल स्टेबिलिटी इन टुडेज टाइम। तो आखिर ये इमोशनल स्टेबिलिटी होती क्या चीज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि 1000 सालों में एक वाक्य में या एक स्टेटमेंट में मेरी इतनी सारी तारीफ किसी ने की जो आपने की है। और बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग जगह पे मुख्तलिफ हवालों से आपके क्राफ्ट के बारे में, आपकी चीजों के बारे में आपको सुनने को मिलता है। पर आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने इतना कुछ समाहित करके, इतना कुछ गैदर करके आपने जो मेरे बारे में बात की, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और यस, ऑफ कोर्स आई टीच एक्टिंग, आई एम एन एक्टर माई सेल्फ। और एक्टिंग, बात चलिए तो बता दूं, एक्टिंग अपने आप में एक बहुत प्योरिफाइड जर्नी है। ये आपको आर्ट और क्राफ्ट के बारे में या फिर अभिनय के बारे में बताने के साथ ही साथ आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसको भी क्लेंस करता है, उसको भी प्योरीफाई करता है, यानी आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि इमोशनल स्टेबिलिटी है क्या। तो बहुत आसान शब्दों में इस पूरी परिचर्चा को, इस पूरे डिस्कशन को आगे ले जाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आइए इसको दो भागों में विभाजित करें, इमोशन और स्टेबिलिटी, स्थायित्व, जिसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं। स्टेबल क्या चीज होती है? क्या है स्टेबिलिटी? एक अलमारी जो अपने वजूद को लेके स्थायी रूप से आपके बेडरूम में, आपके लिविंग रूम में खड़ी हुई। मेरा ये फोन जो अपना एक वजूद लेके, अपनी एग्जिस्टेंस लेके आपके सामने एक स्थायी रूप में आपके सामने जो है मौजूद। और ये स्थायित्व सिर्फ उनकी बनावट या उनके आधार पर नहीं, बल्कि मेरे यकीन पर भी है कि इस ट्राइपॉड पे इस फोन को लगाने के बाद ये फोन जब तक मैं लाइव सेशन चाहूंगा कंटिन्यू कर सकता हूं और ये फोन मुझे धोखा नहीं देगा। ठीक इसी तरह जब कोई अलमारी खोलता है चाबी लगा के, हालांकि थोड़े से मूवमेंट्स होते हैं, थोड़ी सी गहमा गहमी होती है, थोड़ी सी थरथराहट होती है, थोड़ा सा कंपन होता है इस पूरी अलमारी को खोलने में, लेकिन फिर भी अलमारी अपनी जगह से न हिले हुए, बगैर हिले हुए, अपने उस स्थायित्व को, अपनी स्टेबिलिटी को और अपने उस वजूद को मेंटेन करते हुए आपको आपका सामान आपके हाथों में देगी। सिर्फ यही हमारा स्थायित्व है। और भावनात्मक स्टेबिलिटी, यानी जब हम इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो भी ये इससे बिल्कुल इतर या अलग नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे ऊपर भी दुख, गम, गुस्सा, घृणा, नफरत, इन सब के बादल मंडराते हैं। लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी ये है कि इन सब के होने के बावजूद हम अपना व्यक्तित्व और अपना स्थायित्व, यानी हमारी जो स्टेबिलिटी है, उसको ना खोएं। ये ठीक उसी तरह है कि आपका एक मकान जो एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया में, जहां पे भूकंप आते जाते रहते हैं, उस तरह के किसी एक एरिया या किसी क्षेत्र में है, और आपको हमेशा ये डर रहता है कि अगली बार जब भूकंप आएगा तो शायद मेरा मकान गिर जाए और टूट जाए, और शायद मुझे किसी तरीके का नुकसान होता है, क्योंकि आपको उस मकान पर नहीं बल्कि उसके स्थायित्व पर शक है, उस पर यकीन नहीं। और ठीक इसी तरह की अगर एक झोपड़ी जो एक लेट्स से वुडन किसी चीज की बनी, जिसमें कोई भी ऐसा भारी एलिमेंट नहीं है, जिसको लगता है देख के कि अगर अर्थक्वेक आया तो शायद ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, या कोई ऐसा मकान जिसकी नींव या जड़ इतनी मजबूत है कि उसे कोई भी एक बड़े से बड़ा भूकंप हिला तो सकता है लेकिन डिगा नहीं सकता। आप उसमें चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि आपको उस मकान की बनावट पे नहीं, बल्कि इस मकान के स्थायित्व पे आपको यकीन। इमोशनल स्टेबिलिटी आपको अपने आप में एक बहुत अच्छा और खूबसूरत इंसान तो बनाती ही है, लेकिन एक नया रास्ता भी खोलती है, और वो नया नायाब रास्ता खुलता है दूसरों को उनको सही मार्ग दिखाने का रास्ता। आप दुनिया में किसी भी ऐसे शख्स को देख लें जिसको आप इंस्पायरिंग मानते हो, आप दुनिया में किसी भी ऐसे पर्सनालिटी को डिस्कस कर लें, एनालाइज कर लें, एग्जामिन कर लें, जिसको लगता हो कि यार मुझे इसके जैसा बनना है, या आदमी जिंदगी में वाकई सफल था, वो ऑलमोस्ट सारे लोग, उनमें एक कॉमनैलिटी, एक सेमनेस होती है, उनमें एक समानता होती है, वो ये कि वो सारे इमोशनली स्टेबल होते हैं। उनके पास किसी और एक आम इंसान की तरह दुख, दर्द, खुशी, गम, गुस्सा, नफरत, इस तरीके जिंदगी के तमाम जज्बात उनकी जिंदगी में आते जाते रहते हैं, इस तरीके के तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो अपना जो एग्जिस्टेंस है, यानी उनका जो अस्तित्व है, उसको खोने नहीं। इसीलिए इमोशंस को साइंस की तुलना में रखा गया और कहा गया है, जैसे साइंस के बारे में कहते हैं कि साइंस
is a very good servant but a very bad master. इसी तरह इमोशंस के बारे में भी ये कहावत है, शायद इसी वजह से इमोशंस भी बदनाम है, कि इमोशंस जो है वो बहुत अच्छे सेवक है लेकिन मालिक बिल्कुल अच्छे नहीं। तो स्टेबिलिटी आपको उनको मालिक बनने से रोकती है, आपके ऊपर रूल करने से रोकती है, क्योंकि जब आप इमोशनली किसी एक इमोशन के द्वारा कैरिड फॉरवर्ड हो जाते हैं या उस इमोशन से ओतप्रोत होकर आपका जो हाव भाव है वो परिवर्तित होने लगता है या आपका एक्सप्रेशन बदलने लगता है, तो फिर आप अपने आप को खोकर, अपनी इंडिविजुअलिटी को खोकर आप एक दूसरी पर्सनालिटी में तब्दील हो जाते हैं जो आपकी असलियत होती ही। तो इमोशनल स्टेबिलिटी हमारी अपनी जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर से आजकल के इस युग में जहां चीजें बहुत इंस्टेंट नूडल की तरह हो गई, मैकडॉनल्ड्स बर्गर की जनरेशन है, सब कुछ हाथ में अभी अभी चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा किसी के पास वक्त ही नहीं, अगर ना भी हो तो भी बिजी बहुत है। तो इस दौरान आपके इमोशंस को आपने खुद इतनी ही लगाम दी है, जैसे हम किसी गाड़ी में जो स्पीड है वो बांध देते हैं कि चाहते हुए भी ये गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं भाग सकती। तो हमने अपने आप को इंस्टेंट और इमीडिएट करके, या इस तरीके की जनरेशन में जो अपेक्षाएं हैं या आकांक्षाएं हैं उनको बहुत जल्दी प्राप्त करने की एक जो उत्कंठा है, उसके चलते हमने इमोशंस को भी इस तरीके से बना लिया है, उस तरीके से ट्रेन कर लिया है कि अगर एक सर्टन एक्सपेक्टेशन या हमारी कोई एक जो उम्मीद है या हमारा जो एक जिस फल को हम चाहते हैं या जो हम होने देना चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो पूरा नहीं होता, तो हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जबकि असलियत ये है कि इमोशंस आपके कब्जे में होते हैं, आप इमोशंस के कब्जे में। तो ऐसा मेरा शुरुआत के तौर पर ये मानना है। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जैसा मैं शुरुआत में आपके आने से पहले बात ही कर रही थी कि हमारा 2 हफ्ते पहले जो लाइव सेशन हुआ था, हाउ टू लेट गो इन लाइफ, तो वो इसी चीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तब शायद जब हम लेट गो नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब वही होता है कि हमारे ऊपर इमोशंस जो है वो हावी हो जाते हैं, तभी ये सिचुएशन आती है। उस वक्त ये था कि बात ये भी चल रही थी कि इमोशंस जिंदगी में जरूरी भी हैं और हर इमोशन का अपना एक फैक्ट है, लेकिन जैसा आपने कहा कि हमें इमोशंस को अपना गुलाम बना लेना चाहिए, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये बहुत ही गहरी और बड़ी बात कही आपने। इससे जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आता है कि जैसा कि अभी आपकी बातों से वैसे ही लग रहा है कि अगर हम इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे तो शायद हम अपने काम भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। और आपने ये भी कहा कि जो भी कामयाब लोग होते हैं उनमें ये एक कॉमन बात ये होती है। वैसे कॉमन से याद आया, आज एक बात आप में और हम में भी कॉमन है, हम दोनों ही एक ही रंग को पहन कर आ गए हैं। अच्छा, आप भी लाल रंग का? ओ अच्छा, इनफैक्ट आप पहने ही नहीं है, आप इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग इन योर इयररिंग्स आल्सो। Being a female, I have that. मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ ट्राई करूं, बट मुझे पता नहीं कहां से ऐसा लगा कि शायद आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो फिर मैं रुक गया। कोई बात नहीं, अगली बार आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने की आपको पूरी तरह से छूट है, लेकिन लेकिन अब उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो शायद ये डिस्कशन से इतर हो, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए सोसाइटी से इजाजत लेना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी लैब में बैठ के अगर एक ऐसा बल्ब बनाऊं जो बगैर बिजली के चल जाए, तो शायद मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक ऐसा बल्ब बनाऊं अपनी लैब में बैठ के जो कुछ खास लोगों की बिजली से चले, तो फिर मुझे सोसाइटी से इजाजत लेने की जरूरत है। तो ये शायद हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो मेरे ख्याल है कोई लाइव पे कह भी रहे हैं, रेड रौद्र रस। अच्छा, आई थिंक दिस इज गिरीश सर। गिरीश सर इज वन ऑफ आवर एक्टर्स एंड ही हैज वर्कड वंडरफुली इन आवर प्रोडक्शन। ओके, हाँ, थैंक यू गिरीश सर, थैंक यू वेरी मच। इसी पर जाएंगे हम। उन्होंने लिखा है रेड जो है वो रौद्र रस कहा जाता है। जी हाँ, इसे गुस्से का प्रतीक भी मानते हैं हम, हालांकि इसे प्यार का प्रतीक भी मानते हैं, लेकिन इसे गुस्से का प्रतीक भी मानते हैं। और शायद हमारे कल्चर में रौद्र रस से ज्यादा इसे जोड़ा जाता है। तो ये चीज होती है, गुस्सा इंसान को कई बार बहुत कमजोर बना देता है। वो जब उस पर हावी हो जाता है तो अच्छे से अच्छा इंसान कई बार गलत डिसीजंस भी ले लेता है और कई ऐसे उसका शायद करियर भी स्पॉइल हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी है कितनी जरूरी है और ये कितना इफेक्ट करती है हमारे वर्क लाइफ को, हमारे जो हमारे डेली के काम काज हैं उनको।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग ऐसा दावा करते हैं, दोज हु क्लेम दैट दे कैन सेपरेट देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ आर ईदर लाइंग टू देमसेल्व्स और बेसिकली लाइंग टू द एंटायर वर्ल्ड. इट इज नॉट पॉसिबल. इफ यू आर अ प्योरिफाइड, इफ यू आर अ soulful human being, you really cannot segregate your personal and professional life because you are the same man, though you have changed your clothes while going to your office. आपने शायद कॉस्ट्यूम्स बदल लिए हो, आपने कोई और कैरेक्टर, लेकिन जो आपकी जिंदगी में पीछे घटित हुआ है या जो आप देख समझ के या जिसका हिस्सा बन के आ रहे हैं, वो इतिहास आपके भविष्य, जो आपका माजी था, वो आपके मुस्तकबिल पर कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेगा. क्योंकि इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, जो एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं, कि आपका भविष्य आपके आज पर नहीं, कल पर निर्भर करता है जो बीता हुआ कल. आपका आज सिर्फ बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में एक लूज कनेक्शन है. इसलिए अपने जो पास्ट है उसको भी उतनी महत्ता और उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितने आप अपने फ्यूचर को दे रहे हैं या आज को दे रहे हैं. Coming basically to that point, how important it is and how is it basically affecting our professional personal life? It does. And if it is not, then you cease to exist as a human being. अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे वातावरण में जो आपको गुस्सा दिला सकता है, गुस्सा नहीं आता, तो फिर मुझे उसके लिए आपके इतिहास और आपके बचपन को खंगालना होगा, उसमें झांकना होगा. लेकिन नॉर्मल परिस्थितियों में आपको सेट करता है या करता है या प्रोवोक करता है आपको एक इमोशन जनरेट करने के लिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा सोल सर्चिंग करें. आपको अपने सोल को यानी अपनी अंतरात्मा को, आपको अपनी आत्मा को थोड़ा सा क्लेंस और उसको थोड़ा सा क्लेंजिंग की जरूरत है. उसको थोड़ा सा ट्वीक करें, उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून. जब मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके का इमोशन मेरे अंदर जनित होना चाहिए अगर वो हो रहा है, तो हो सकता है कुछ और परिस्थितियां मुझे उन इमोशंस को दर्शाने या उनको दिखाने का या उनको एक्सप्रेस करने का माध्यम जो है वो रुकावट डाल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं घर पर तेज बात करता हूँ, लेकिन शायद ऑफिस में उस तेजी या उस जितनी आवाज मेरी तेज होती है, शायद उस लिहाज से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शायद एक फॉर्मल एनवायरनमेंट पे हूँ. लेकिन इसके ठीक विपरीत, ऑन द कॉन्ट्री, इफ यू इमेजिन अ सिचुएशन, लेट्स से आई हैव हैड अ वेरी troubled or a terrible fight with, let's say, with one of my family members, and I did not have the time to solve it. I just had to rush to my office. That substance of anger should and must remain in my head, though I am still stopping myself not to express that anger into my office का formal environment, but वो रहना चाहिए. अगर आप उसको उस रास्ते भर में भूल जाते हैं जो आपका ऑफिस और घर के बीच का रास्ता है, तो जैसा मैंने पहले कहा, आपको अपनी आत्मा में झांकना होगा. कुछ कमियां हैं जिनको सुधार, कुछ नट एंड बोल्ट से जिनको सुधारना होगा. हाँ, इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि इफेक्ट नहीं करता है तो गलत है. इसीलिए कहता हूं कि आपका जो इमोशनल सेम्बलेंस या स्टेबिलिटी है या इमोशनल आइडेंटिटी है, वो आपके वर्क और आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इफेक्ट करता है तो कैसे इफेक्ट करता है. इट डिपेंड्स. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तब तक खुश नहीं होते जब तक दुखी ना हो. बहुत सारे ऐसे लोग, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो तब तक दुखी नहीं होते जब तक खुश ना हो. और ये एक दिन का काम नहीं है. ये साइकोलॉजिकली अगर आप इसको देखें तो किसी एक हैपनिंग का काम नहीं. ये बहुत साल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी पर्सनालिटी बनती है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से, आपके बचपन से, आपकी जवानी से, जिस अवस्था में भी आपके काम करने की आपको जो अप्रिसिएशन मिलता है या आपको अगर किसी चीज का क्रिटिसिज्म मिलता है या कोई एक ऐसी चीज है जिसकी कमी के साथ आप पैदा हो, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में रहता है. और वो आपका दिमाग जो है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माइंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेन, बिकॉज ब्रेन इज जस्ट एन ऑर्गन. माइंड इज समथिंग व्हिच थिंक्स, व्हिच बेसिकली मेक्स यू टू लिव लाइक इट. वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और कहीं ना कहीं उस सबकॉन्शियस माइंड में आप शायद वो हैपनिंग या इंसिडेंट भूल जाते हैं, बट वो लेसन या सीख आपकी जिंदगी में हमेशा रहती है. तो मेरा ये मानना है कि उन इमोशंस से स्ट्रगल करने के बजाय जो आपको परेशान कर रहे हैं या जो आपको कुछ और कहने पे मजबूर करते हैं, लेकिन आसपास के वातावरण की वजह से आपको प्रिटेंड करके कुछ और बनना पड़ता है, उन इमोशंस को स्ट्रगल करने के बजाय, बेवजह डॉक्टर्स के चक्कर लगाने के बजाय, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग सेशंस लेने के बजाय, या फेसबुक पे आंसर तलाशने के बजाय, या किसी इंसान को फोन करने के बजाय,
उन ट्रबल्ड इमोशंस के कारण जानने की कोशिश करें। तो पुरानी एक कहावत है, मर्ज का इलाज करो दर्द अपने आप चला जाए। हमें से बहुत सारे लोग दर्द का इलाज करते हैं, आप मर्ज का इलाज करें तो दर्द अपने आप चला जाए, क्योंकि दर्द जी। जो है वो अपने आप में कोई एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। दैट बेसिकली इज देयर बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ एन इलनेस इन इट। तो आप या अगर ऑफ मर्ज का कोर्स। इलाज करते हैं, दर्द अपने आप चला जाए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सबसे पहले, ये एक्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी हम हमेशा क्लासेस में जब शुरुआत करते हैं तो फंडामेंटल एस्पेक्ट रहता है अपनी इमोशनल आइडेंटिटी जान। एक सोशल आइडेंटिटी है कि भाई मैं इस परिवार से आता हूं, या मैं इस ज्योग्राफी का हूं, या फिर मैं जो हूं इस परिवेश से आता हूं, मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं मैथिली बोलता हूं, मैं यूपी की एक खड़ी बोली बोलता हूं, या मैं राजस्थान का हूं, या मैं गुजरात का हूं। वो मेरी सोशल आइडेंटिटी है जिससे मुझे दुनिया में पहचान मिली। लेकिन कोई तो एक ऐसी चीज होगी जिससे मुझे खुद की पहचान भी मिली। जब मैं रात में सोता हूं तो मैं अपने आप को क्या बोलता हूं, मैं किस नाम से बुलाता हूं, वो मेरी इमोशनल आइडेंटिटी। हम बहुत सारे लोग अपनी समाज में पहचान बनाने के लिए, अपना मकाम हासिल करने के लिए सोशल आइडेंटिटी के पीछे बहुत भागते हैं, ये कर लें वो कर लें। मेरे पास आप कहीं भी देखें, आप इफ इवन इफ यू टॉक अबाउट लाइक 5 थिंग्स व्हिच यू वांट टू अचीव इन दिस वर्ल्ड, दे ओनली आर देयर टू अचीव सोशल आइडेंटिटी। समाज में सोशल आपकी आइडेंटिटी। प्रतिष्ठा पहचान। आप कार क्यों बिल्कुल। लेना चाहते हैं? आपसे मैं अगर पूछूं कि आप गाड़ी क्यों लेना चाहते हैं, तो ये कारण कि मैं अपने ऑफिस जल्दी पहुंच जाऊं से बड़ा कारण ये होगा हमारी कॉलोनी में सबके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं। तो इसका इसका मायने ये है कि हम एक बहुत छद्म और एक बहुत खोखली हॉलो एक जो है एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हमें तोड़ना होगा। दिस इज अ मिथ, ये मिथोलॉजी है। और ज्यादातर हमें अपने अंदर झांक कर ही देखना होगा कि हम हैं कौन। आप जैसा मैंने पहले कहा, लाइक आई सेड बिफोर, इफ यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीबॉडी, the one common thing amongst those people, apart from being emotionally stable, is that they very well know about themselves a lot more than the world. आपकी एक प्राइवेट लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, एक आपकी सोशल लाइफ होती है। इन तीनों में से कुछ बहुत खराब हो सकती है, इन तीनों में से कुछ बहुत अच्छी हो सकती है, इन तीनों में से तीनों अच्छी हो सकती है, तीनों खराब हो सकती है। लेकिन इसको अक्षरशः वर्बटिम वैसे ही एक्सेप्ट करिए। मैं जो अपने लिविंग रूम में होता हूं वो शायद मैं अपने बेडरूम में ना हूं, और जो मैं अपने बेडरूम में होता हूं वो मैं अपने वॉशरूम में ना हूं, लेकिन मैं तीनों एक ही शख्स हूं। लेकिन मेरी बिल्कुल। पर्सनालिटी में ये स्प्लिटिंग क्यों आती है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी के 3 फेजेस हैं जो मुझे जीने हैं किसी एक आम इंसान। तो एक्सेप्टेंस, देन एक्नॉलेजमेंट, एंड देन रेक्टिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, यस आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम मेड टू कमिट एरर्स। गलतियां करना मेरा शौक नहीं है, मेरा पेशा नहीं है, मेरा हक है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप नई गलतियां करें। इससे पता लगेगा कि आप यू नॉट यू स्टिल लिविंग, यू स्टिल हैव लाइफ इन यू। इफ यू आर कमिटिंग न्यू मिस्टेक्स एवरी डे, यानी आप आगे बढ़ रहे हैं। गलतियां करना, मैं हम सारे हमेशा अपने जितने एक्टिंग स्टूडेंट्स को उनको बोलता हूं कि गलतियां करने से मत डरो, इस बात से डरो कि हमेशा एक तरीके की गलतियां करना आपका ना शौक है, ना आपका पेशा है, ना गलती से गलती होती है। गलतियां करना आपका हक है। अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो आप आगे नहीं। ये गलतियां जब इमोशनल स्टेबिलिटी के डिस्कशन में हमारे सामने आती हैं तो हमको ये पता रखना चाहिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, और मैं वो कोई किसी का हूं, मैं वही किसी का एक इंसान हूं। अगर मैं 1 करोड़ आदमियों की बात कर रहा हूं जिनकी इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, मैं उनमें से खो सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन मेरे और उनमें ये फर्क है कि वो इस बात को शायद जानते नहीं, या मानते नहीं है, या मानते इसलिए नहीं है क्योंकि जानते नहीं। लेकिन मैं मानता भी हूं क्योंकि मैं जानता हूं। और वहीं से आपका जो सुधार है, वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की बात कर ले, या इमोशनल सेम्बलेंस की बात कर ले, इमोशनल बैलेंस की बात कर ले बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, वहीं से शुरू हो जाता है। सो it has to affect emotional identity, or let's say emotional balance or emotional stability has to affect your personal and professional life. This is very, very normal. Please do not blame yourself that you cannot make a balance between your personal and professional life because you are very emotional. There's nothing known as very emotional. If you are emotional, you are bound to be emotional because you're a human being. But we have to draw a fine line between being emotional and being emotionalized. जैसे एक वर्ड है ओके। पॉलिटिकल साइंस में, मैं पॉलिटिकल हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैं अपने प्रधानमंत्री का नाम जानता हूं, मुझे पता है कि मुझे वोट देने का अधिकार है, मुझे पता है कि वोट देने की लीगल एज क्या होती है, मुझे कानून के बारे में भी बेसिक जानकारी कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो कानून मुझे सजा देगा। पॉलिटिसाइज्ड का मतलब है मैं किसी एक खास राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़ा हूं।
और मैं विचारधारा के साथ जुड़ा ही नहीं हूं, मैं प्रोपगेट भी कर रहा हूँ, उसे पॉपुलराइज भी बना रहा हूँ, लोगों तक पहुंचा भी रहा हूँ, और शायद अगर मौका मिले तो मैं सत्ता में भी जाना चाहूंगा उस विचारधारा के जरिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अगर इमोशनल हैं, दिस इज वेरी 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 नॉर्मल, एंड प्लीज पैट योर बैक, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप इमोशनल, इसका मतलब आप अभी भी जिंदा हैं, आप में आत्मा है। इमोशनलाइज का मतलब यह है कि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल करके उनको शायद किसी और के लिए यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू टेक एडवांटेज ऑफ यू बिकॉज ऑफ इमोशंस, दैट इज बैड। तो ये थोड़ा सा हमें वर्क लाइफ कल्चर और पर्सनल लाइफ के बारे में जो इमोशनल स्टेबिलिटी की बात की, वो शुरुआत आइडेंटिफिकेशन से होती है, पहचान से। तो इस बिल्कुल। विषय और में मैं ये कहना चाहूंगा। नहीं, आपने जो कहा उससे कई बार ख्याल आता है, कई बार ऐसा होता है ना, लोग खुद से भी झूठ बोल देते हैं, जैसा कि आपने कहा जी अपने आप को पहचाने या जाने। कई बार जानबूझकर नहीं जानने की कोशिश करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप अपने आप में, फिर ये तो नहीं जानता ना कोई कि भाई अपने आप में जाकर उन्होंने एक्नॉलेज किया या नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा प्रिटेंड तो कर ही लेते हैं लोग कि अपने बारे में भी उन्हें पता नहीं है देखिए, कि भाई हम तो कोई दुनिया में गलती करते नहीं दुनिया है। में दुनिया में जैसा मैंने आपसे कहा कि गलती करना हमारा ना पेशा है, ना हमारा शौक है, हमारा हक है, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हम गलती बिल्कुल। नहीं कर रहे होते तो या तो हम कोई बहुत बड़ी रिलीजियस स्क्रिप्चर होते, हमारा नाम किसी कुरान, कुरान शरीफ, बाइबल, रामायण, गीता, किसी गुरु ग्रंथ साहिब इनमें आ रहा होता, क्योंकि हम अपने आप में पाक साफ होते, हमारे अंदर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। कोई तो वजह है कि ऊपर वाले ने या मदर नेचर ने हमें इंसान बनाया। इंसान कोई तो बनाया, वजह है, बिल्कुल सही। कोई तो वजह है कि फर्स्ट के बाद सेकंड ग्रेड आता है, सेकंड के बाद थर्ड ग्रेड आता है, फोर्थ के बाद फिफ्थ ग्रेड आता है। कोई तो वजह है, ये सब कुछ प्लान्ड है। ऐसा नहीं है कि वन के बाद टू जो है रैंडमली आ गया या वन से पहले बिल्कुल ही बिल्कुल जीरो। बिल्कुल। तो इस तरीके से हमें ये मान के चलना है कि हम गलतियों के पुतले हैं, बस शर्त इतनी है कि हमेशा नई गलतियां, ताकि इससे पता बिल्कुल। लगते रहे कि हम काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो आपने मुद्दा उठाया उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। 2015 में हमने स्टेज प्रोडक्शन किया था जिसका नाम था खुशफहमियां। उसके बाद 2017 में हमने उसका सीक्वल तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसके नाम के लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया और हमने किया खुशफहमियां 2, जिसका अब नाम बदल के रुके रुके से कदम हो गया। हम्म। खुशफहमियां एक दिल्ली के जर्नलिस्ट की कहानी थी जिसका बिखरा हुआ प्यार है जिंदगी में। उसका एक दोस्त है जो उसे कंफर्ट देता है, और ये एक रोमांटिक कॉमेडी थी, ह्यूमरस था, कॉमेडी भी नहीं कहूंगा। इसके ठीक विपरीत खुशफहमियां 2 एक इंडो पाक लव स्टोरी है। एक इंसान लाहौर से आता है, उसे दिल्ली में किसी से प्यार हो जाता है, फिर तमाम तानों बानों के साथ उसको पता लगता है कि कल्चर सोसाइटी से ऊपर मोहब्बत का जो भावना है या जो इमोशन है ऊपर नहीं है, और आपको आपकी सोसाइटी या जो सोशल सैंक्टिटी है या सोशल सैंक्शन है उसको पहले आपको नजर में रखना होगा। जो कहानी है इसका नाम बदल के अब रुके रुके से कदम कर दिया गया है। तो मैं आपको ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमने उसका नाम खुशफहमियां कुछ सोच के रखा। जिंदगी में एक चीज होती है गलत फहमी, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग। पता नहीं ये रियलिटी है, इसीलिए आप उसको सच या सच्चाई या रियलिटी मान के उसे जीना शुरू कर। ऑन द कॉन्ट्ररी, खुशफहमी एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसा नजरिया है जहां आपको पता है कि सच्चाई ये नहीं, लेकिन आप उससे इतने आसक्त, आप उससे इतने मुतासिर हो चुके होते हैं, आप उससे इतने सम्मोहित हो चुके होते हैं कि आप उसकी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि वो सच नहीं है, और फिर भी आप उसमें जीते रहते हैं एक दिखावे का सच मान के। और वो इतने दिनों तक, वो झूठ आपका सच इतने दिनों तक बना रहता है कि धीरे धीरे वो सच की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसा हिटलर ने कभी कहा था कि इफ अ लाई इज टोल्ड, आई थिंक हिटलर सेड इट, और मुसोलिनी, somebody from that era only, who said that if a lie is told 100 times it becomes a truth। तो अगर आप एक झूठ को बहुत सालों तक जीते रहे तो वो आपके सच में तब्दील होना शुरू हो जाता है, और शायद आपके अलावा दुनिया में कोई उसे सच ना मानता हो, लेकिन आपके लिए आपका सच वही है। वही है, तो बिल्कुल सही ये जो कहा। आपने चीज कही कि कभी कभी हम अपने आप से झूठ बोल देते हैं, वो एक्चुअली वो खुशफहम लोग हैं जो चाहते नहीं उस मिथ को, उस मिराज को ब्रेक करना, और उसी ओ, भुलावे में, उसी झूठ में उनको खुशी मिलती है और उसी में जीते रहते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादातर मुझे दुनिया में चीजें नॉर्मल लगती हैं, क्योंकि शायद मैं इमोशनल हूँ, इमोशनलाइज नहीं, और मुझे बताना पड़ता है लोगों को कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो मुझे मेरी बिल्कुल। स्टेबिलिटी जरूर मेंटेन करके रखनी होती है। लेकिन इस तरीके का भुलावा जो है, जब तक किसी और को परेशान नहीं कर रहा, किसी और को बॉदर नहीं कर रहा,
आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा एक आमूलचूल परिवर्तन नहीं लेके आ रहा, तो मुझे लगता है ये गलत नहीं है। ओके। मैं अगर पीले को हरा कह दूं और हरे को पीला कह दूं और सिर्फ अपने बेडरूम में कहूं, तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? मैं खुश हूं, बिल्कुल। आप भी अपने हरे को हरा मान के खुश हैं। तो ये जो चीज है, ये अपने आप से झूठ बोलना या अपने आप को किसी मुगालते में रखना, ये तब तक जायज है जब तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा या किसी और को कोई नुकसान। और कवि, शायर, क्रिएटिव पीपल, आर्टिस्ट, आर्टिजन्स, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट, वो कहीं ना कहीं ये खुशफहमी में जरूर होता है, तभी शायद वो परफॉर्म भी कर पाते, वो दिखा भी पाते। चलिए, तो इसी से इस जुड़ा मेरा एक सवाल है, जो मेरा सवाल नहीं है, आशा जी ने पूछा है। आशा गुप्ता जी जो हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत ही अच्छी आर्किटेक्ट और बहुत अच्छी पोएट भी हैं। उनका जी आशा सवाल जी। ये है कि आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आप एक्टिंग प्रोफेशन में हैं, कि आपका दिल टूटा है अंदर से, आप बुरी तरह से दुखी हैं, उदास हैं, और आपको ठहाके मार के हंसना है एक्टिंग के, मतलब जो आपका सीन है वो ऐसा आपको एक्ट करना है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपकी बात चल रही है तो वो भी इमोशनल स्टेबिलिटी का एक हिस्सा है। तो आप बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जी हुआ है। वर्बटिम वर्ड बाय वर्ड तो ऐसा नहीं हुआ है, बट इस तरीके के जो चैलेंजेस है स्टेज पे या कैमरे के सामने जरूर आते रहे। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद आशा जी ने बहुत साधारण सवाल पूछा, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा बनिस्बत इसके अगर वो ये मुझसे पूछती कि आप अंदर से बहुत खुश हैं लेकिन आपको रोना है। जब आप मैं एक ये एक्टिंग सवाल देखो। मैं पूछने वाली थी आपसे कि इसका वाइस वर्सा अगर होता है तो क्या सिचुएशन जी। होती है, क्योंकि तो ये शायद ज्यादा कॉमन है कि आप जब खुश हैं और आपको उदास होने की एक्टिंग करनी है। क्योंकि मैं पोइट्री करते करते थोड़ा बहुत कहानी लिखने लगी हूँ, तो कभी कभी कहानियां ऐसी लिख देती हूँ जिसमें ऐसा इमोशनल होता है, तो वो मैंने मुश्किल होता है। मनीषा जी, मैंने आपकी कहानियां भी सुनी है और मैंने आपका काव्य पाठ भी सुना है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप एक्चुअली जो आपने अभी अभी जुमला कसा, आपने कहा कि मैं पोइट्री लिखते लिखते कहानियां लिखने लगी, मैं ठीक इसके विपरीत जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप एक्चुअली कहानियां लिखते लिखते पोइट्री लिखने लगी, क्योंकि जो आप काव्य पाठ करती हैं वो अपने आप में खुद एक बहुत खूबसूरत कहानी होती है। तो ये तो ओ, मैंने आपके जितने भी सेशन अटेंड किए हैं जी, तो वो अपने आप में कहानियां हैं। हाँ, बस ये है कि वो थोड़ा सा पोएटिक फॉर्म में है, तो उनको हम पोइट्री कह देते हैं। बस आपने उनको खोल के, उनके जो दोनों नग थे उनको खोल के उसको एक कहानी का रूप देके, उसको रूपरेखा देके उसे कहानी के तौर पर पेश करा है। यस, ऑफ कोर्स इट हैपेंस। मुझसे पहले भी सवाल पूछा गया। पहले मैं बात करूंगा कि मैं इस सिचुएशन को कोप अप कैसे करता हूं। तो जब मैं उस इमोशन या एक न्यूट्रल इमोशन से, जब मेरी जिंदगी में सब कुछ सामान्य है, और उसके बाद अगर मुझे परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, या मान लीजिए कोई शॉट है ऐसा जो देना है जिसमें एक सर्टन लेवल की भावनाएं चाहिए और उसके ठीक विपरीत भावनाएं मेरे पास पहले जिंदगी में नहीं थी, यानी मैं बहुत न्यूट्रल इमोशन से, मैं नॉर्मली अपनी जिंदगी में घर से उठ के किसी शूट पे जा रहा हूँ या स्टेज प्रोडक्शन में परफॉर्म करने जा रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, तो मैं अपने लिए परफॉर्म करता हूं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, अगर मेरी जिंदगी में ठीक पीछे कुछ घटित हुआ है जो मुझे डिस्टर्ब कर चुका है, जो मेरे मेंटल स्टेटस को अंदर से हिला चुका है, और उसके ठीक ऑपोजिट मुझे स्टेज या कैमरे के सामने ठीक उसके विपरीत इमोशन को दर्शाना है, जो शायद किसी एक शख्स के लिए, जो ऑडियंस का हिस्सा है, मुश्किल होगा, तो मैं दूसरों के लिए परफॉर्म, क्योंकि मैं इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखता हूं कि अगर मैंने ये शॉट खराब कर दिया सिर्फ अपनी जाती जिंदगी की मुश्किलात के चलते, तो मेरे सामने जो 150 लोग खड़े हैं, लाइटमैन, स्पॉट बॉयज, कैमरा पी, डायरेक्टर, हिज क्रू, जो सिर्फ मेरी वजह से सुबह 6 बजे उठ के आए, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल। मैं उस सूरत में, जब मेरे जिंदगी में या जाती जिंदगी में कुछ डिस्टर्बिंग हो चुका होता है या कुछ ऐसा हो चुका होता है जो मुझे मेरे सीन को मोटिवेशन नहीं दे पा रहा है, या मुझे एग्जैक्टली उससे अलग किसी इमोशन में ड्रैग कर रहा है, तो मैं अपनी क्रू के लिए और ऑडियंस के लिए परफॉर्म। अब आते हैं तो स्पेसिफिक आशा जी की बात पे। आशा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस। देखिए क्या होता है एक्टिंग में, जब आप मल्टीपल इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं, तो जो इमोशन आपके सेंसेस को अल्योर करता है, जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा अकूस्टिक है, जो हमारा विजन, जो हमारा टच है,
जो सबसे पहले इमोशन आपको रेलेवेंट लगता है इन अपनी इंद्रियों के हिसाब से, आप सबसे पहले उससे बंद जाते हैं। तो अगर हम दुख और खुशी में देखें तो डिपेंड करता है कि हमारा एक्टर एक्सप्रेस कैसे कर रहा है। मैं अगर चुपचाप बैठ के सॉल्व कर रहा हूं, मैं बहुत स्पेसिफिक आपको बात बता रहा हूं, बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं, और एक आदमी ठहाका लगा रहा है, ठहास कर रहा है, तो शायद आपका ध्यान उस 28 वाले पे चला जाएगा। शायद मेरा क्वांटम ऑफ सैडनेस, मेरा क्वांटम ऑफ ग्लूम शायद उसकी खुशी से कहीं ज्यादा हो, बट फिर भी क्योंकि उसके पास आवाज ज्यादा मजबूत है, उसका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, उसका चेहरा जो है बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, और वो एक ऐसा इमोशन जनरेट कर रहा है जो अपने आप में एक पॉजिटिव इमोशन, हैप्पीनेस। तो इस केस में जब मुझे दुखी होकर खुशी को इजहार करना होता है, तो मैं ऑडियंस की इंद्रियों को अपना बनाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं, ताकि शायद मेरा ध्यान मेरी सैडनेस पे, या जो एक जो नेगेटिव इमोशन मेरे दिल में ऑलरेडी है मेरी रियल लाइफ से, उससे हटके मेरी इस जो एंगेजिंग परफॉर्मेंस में देना चाह रहा हूं उस पर चला जाए। मनीषा जी का सवाल यह है कि मान लीजिए अंदर से मैं बहुत खुश हूं और मुझे रोना पड़े, तो मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं हंसते हंसते रो तो सकता हूं, लेकिन मैं रोते रोते हंस नहीं सकता, वो एक्सेप्टेबल नहीं है सोशल नॉर्म्स के हिसाब से। लेकिन मैं उस हंसी को, अगर मुझे लगता है कि मुझे खुशी किसी न किसी तरीके से प्रदर्शित करनी है, तो मैं सिर्फ उसका पैसेज जो है, उसका जो एक्सप्रेशन है, चेंज कर देता हूं। ये ठीक इसी तरह है कि मैं आपसे कहूं, देखो ना दुनिया में कितना दर्द है, तुम देखो ना मेरी दुनिया में, मेरी जिंदगी में कितना दर्द। ये मैंने आपको एक छोटी सी डिप्रेसिंग लाइन दी है, कैरेक्टर कोई लाइन के। अब ठीक विपरीत अगर मैं आपको इस लाइन को ऐसे बोलूं, इसको एक्सप्रेस करने का एक दूसरा एक्टर का तरीका, किसी एक्टर के क्राफ्ट का तरीका ये हो सकता है, मनीषा देखो ना दुनिया में कितना दर्द। मनीषा मेरी मेरी खुद की जिंदगी में कितना दर्द है यार। मैंने वही इमोशन जनरेट किया, मेरा एक्सप्रेशन हंसी का, जिसको आप अभी तक खुशी से जोड़ते थे, वो आप दुख के साथ अपने आप अटैच करने लगते हैं। तो अगर मेरा इमोशन प्रधान है और मेरे दिल में कुछ और चल रहा है, तो मैं अपनी बॉडी और अपने एक्सप्रेशंस को मजबूत करके उनको स्ट्रॉन्गर और स्ट्रेंथन बना देता हूं। लेकिन अगर मेरा इमोशन ऐसा है जो अपने आप में वीक और नेगेटिव है, और फिर भी मुझे किसी और विपरीत इमोशन के दिखाना है, तो मैं इमोशनल जो मेरे अंदर जो क्वांटम है, यानी उसकी जो गहराई है, उसको बढ़ा देता हूं। मेरी बॉडी और मेरी वॉइस, आप अगर एक्टिंग की क्लासेस देखेंगे तो आपके दोनों टूल्स हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप अपनी बॉडी से कहते हैं सुनिए थरथराइए क्योंकि सर्दी है। आपका दिल फील करता है और आपकी बॉडी वैसे ही करती है। तो मैं अपने हाँ। इमोशंस को उस वक्त, उस परफॉर्मेंस के दौरान रूल करने देता हूँ, जिस दौरान मेरे दिल में कोई एक पॉजिटिव इमोशन है, बट मुझे किसी एक नेगेटिव इमोशन को या नॉट सो पॉजिटिव इमोशन को दर्शाना। तो ये आप दोनों के सवालों का जवाब है। होपफुली मैंने हम्म। आपको इतने लंबी तरीके से, इतना विस्तृत होकर जो समझाया है, शायद समझ में आ गया होगा, शायद बोर भी होंगे। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से देखिए आशा जी को तो उनके सवाल का जवाब मिल गया और वो तो खुश भी हैं, और आशा जी ने हमारे बहुत साथ अच्छे में से वो मेरे ख्याल है वो जो क्या बोलते हैं, तो नहीं स्माइलीज तो नहीं बोलते, कुछ तो बोलते हैं, अच्छा ये वाला जो होता है ये भी है। थैंक यू आशा जी, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल। और हमारे यहाँ आज ना पहली बार जुड़े हो मेरे लाइव में, और वैसे तो वो यहाँ पे क्या फोटोग्राफर आपने हैं, क्या बट बोला, पहली बार जुड़े हो मेरी लाइफ से? कुछ बोला या डिस्टेंस बहुत है? कुछ बोला? लाइव लाइव से नहीं, लाइव से अच्छा लाइव लाइव सेशन। से, ओके ओके। लाइव सेशन से आज ये पहली बार सुनने में जुड़े जरा हैं हमारे। ये सुनने में जरा कीनिया से आवाज आते आते जरा अलग हो गई। कोई बात नहीं, जी, कोई बात नहीं। ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, इट्स बातें होती फाइन। रहती है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं कौन सा देश, तो जी जी जी, तो जी। मैं उनकी बात कर रही थी कि वैसे तो वो यहाँ पर फोटोग्राफिंग करते थे, लेकिन उनको भी एक्टिंग का कीड़ा है, तो आज वो शायद हमारे साथ इसीलिए जुड़े हैं। तो आई होप उनको भी बड़ा मजा आ रहा होगा। ध्रुव उनका नाम है, और हो सकता है कि वो आपको कॉल करें आगे। तो आई जस्ट बिल्कुल होप कि वो बिल्कुल आपको बिल्कुल कॉल करें। और चलिए अब बिल्कुल इसी बिल्कुल। बात पर आते हैं कि जब आजकल के टाइम में हमको ऐसा लगता है कि ये इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ा लूज हो रहा है, तो ऐसे में जैसा आपने शुरुआत में ही कहा था, कल भी परसों भी जो हमारा सेशन हुआ था हमने किया था जस्ट एक ट्रेलर की तरह, तब भी आपने कहा था कि एक्टिंग क्लासेस इसमें बहुत हेल्प करती हैं। तो अब मेरा सीधा सवाल वही है कि किस तरह से हम इस इमोशनल स्टेबिलिटी एक्टिंग क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
देखिए, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, टू बिगिन विद लेट मी टेल यू, बीट एनी क्लासेस ऑफ एनी आर्ट, फॉर एग्जांपल इवन इफ यू आर टेकिंग पेंटिंग क्लास, लेट्स से यू आर टेकिंग स्कल्पटिंग क्लास, लेट्स से यू आर टेकिंग इवन कुकरी क्लास, they basically make you to connect with your own individual emotions more, and therefore with the emotions of the society at large. मुझे पुरानी कहावत है कि सबसे पहले खुद को जान लो, सबसे पहले दोनों पैरों पे बगैर ब्रेक लगाए साइकिल चलाना सीख लो, फिर दुनिया के साथ रेस लगाते रहो। तो ये ठीक उसी तरह है कि आपको आपसे जो जुड़ाव है या जो आपका आपके साथ रिश्ता है वो बहुत प्योरिफाइड कर देता है कोई भी एनी परफॉर्मिंग आर्ट, टॉक अबाउट एनी फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर दैट मैटर। However, me being an acting teacher, I would specifically talking about acting classes. Acting में क्या है, हम जहन से लेके जहनियत से होते हुए जहां तक पहुंचते हैं, हम जो सोच रहे हैं या हम जहां से जिस तरीके से वो जो सोच है जिसकी उत्पत्ति हुई है, उस पॉइंट से लेके उस जहां से उद्भव हुआ है, जहां से शुरुआत हुई है, वहां से लेके सोशल परफॉर्मेंस वेन्यू तक एक प्रॉपर जो अपने आप को एस्पायरिंग एक्टर बुलाता है या एक्टर या एक्टिंग को लेके सीरियस है, उसको हम तैयार करते हैं। उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स, हम आपको ये बताते हैं कि आपके अंदर एरर्स नहीं, आपके अंदर कुछ कन्वेंशंस छिपे, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ही को नहीं पता आपके अंदर हैं, वो बहुत अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। ये कुछ इम्प्रॉम्प्टू चीजें होती हैं जो बचपन से साल साल आपके अंदर पढ़ती चली गई, या आपने कहते हैं एवरीबॉडी इज बेसिकली I think an average sum of 3 people he meets on an everyday basis, or 3 books he reads whenever he sleeps down in his bedroom on his own bed. He basically is the average sum of 3 people he meets either on that particular day, or 3 books or 3 films or 3 series or whatever he has seen in that particular day, and therefore he's an average sum of it. तो आप ये कहते हैं मेरे ऊपर किसी चीज का फर्क नहीं, ऐसा एक्चुअली हो सब होता नहीं, फर्क पड़ता है। आपका सबकॉन्शियस जो बहुत अच्छे रिसेप्टर्स प्रोड्यूस करता है, वो उस चीज की जो लेसन है उसको ग्रैब करके आपके अंदर रखता है। इसी तरह ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इंसानों और जानवरों में फर्क है। जानवरों के अंदर इंस्टिंक्ट्स होती है, उनकी प्रवृत्ति होती है, हमारी भावनाएं होती है। तो ये हमारे और जो बाकी एनिमल्स हैं, जिस एनिमल किंगडम की हम बात करते हैं, उनमें फर्क है। इसीलिए हमें इंसान, तो खासतौर से जब एक्टिंग की चीजों की बात करते हैं तो हम शरीर के, जिंदगी के जो कैरेक्टर आप निभाने जा रहे हैं उसके हर उस पहलू पे गौर करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मायने में आपसे जुड़ा है। आपकी आगरा वाली चाची के घर में कुछ हुआ, directly apparently it may not have a direct influence on your life, but in a class of acting it does. हम उस तह तक जाते हैं, उस कोर तक जाते हैं जहां जो आपको सोशल जिंदगी में लगता है कि यार ये शायद मेरे लिए नहीं है, ये शायद मुझे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हम कहते हैं कि इफेक्ट नहीं कर रहा है तो ये उसकी नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से सारी प्रोवोकेशन, सारे मोटिवेशन दे रहा है वो सिचुएशन। बट अगर आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे तो समवेयर देयर इज अ ब्लॉकेज इन यू, मे बी इन योर माइंड और मे बी इन योर हार्ट, or in terms of understanding or establishing a passive emotional passage between you being an actor and that particular happening or that incident. तो हम उस शख्स से ज्यादा उसकी जिंदगी पे उस शख्स पे भी काम करते हैं, और इसीलिए इन सब से जो सबसे बड़ा फायदा होता है, चाहे हम हमेशा ये बात कहते हैं कि अपने क्लासेस में कि आप एक्टिंग को प्रोफेशन चुने ना चुने, लेकिन अपनी एक्टिंग क्लासेस को कभी ना, क्योंकि वो आपको प्रोफेशनली एक्टर बनाने में या तैयार करने में तो मदद करती हैं, लेकिन आपकी इंडिविजुअलिटी और आपकी जिंदगी भी सुधारती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, तलफ्फुज की बात करते हैं वॉइस की क्लासेस। तो अगर मैं नॉर्मल पैरेलल्स में, अगर नॉर्मल किसी जिंदगी में किसी ऑटो वाले से बोलता हूँ, भैया सुनिए ना, आप चांदनी चौक में आप मुझे उतार देंगे, तो शायद वो आपको लेने चले जाने के लिए तैयार हो। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर मैं उससे कहता हूं कि भैया सुनिए, आप मुझे चांदनी चौक के चौराहे पे उतार देंगे, तो हो सकता है वो आपके किराए में से 10 रुपए कम ना पड़े, लेकिन एज अ सवारी वो पूरी जिंदगी आपको याद रखेगा कि इस आदमी की बात में साफ गोई थी, वो साफ बात करता था, वो कम्युनिकेबल था, वो कम्युनिकेट अच्छे से करता था। ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको एक रियलिस्टिक जिंदगी से दिया। तो एक्टिंग की क्लासेस में हम आपको इमोशनल आइडेंटिटी के बारे में जनवाते हैं, आपसे कहते हैं कि अपने आप को भावनात्मक रूप से पहचानो, क्योंकि जब तक आपकी अपने बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, आपकी किसी कैरेक्टर के बारे में क्लैरिटी नहीं। हम बहुत सारे लोग
बगैर किसी ट्रेनिंग के सिंपथाइज कर लेते, लेकिन एक एक्टर एम्पथाइज करता है। सिंपथी का मतलब यह है, ओह इंसान है, खुश है, मैं भी खुश हूं। एम्पैथी का मतलब है इसकी खुशी में मैं खुश हूं क्योंकि ये खुश है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्टर को इमोशनल जरूर होना चाहिए, और इमोशनल होने का मतलब बेवकूफ होना या स्टूपिड होना नहीं है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। इमोशनल होने का मतलब है कि मैं अपने इमोशंस की रेस्पेक्ट करता हूं, एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव बेसिकली बीन बोर्न एज अ ह्यूमन, एंड व्हिच इज व्हाई आई हैव दीस काइंड्स ऑफ इमोशंस। तो बहुत वृहद लेवल पे, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में, बहुत एनालिटिकल वे में हम एक्टिंग क्लासेस में इमोशंस पे काम करते हैं, जिसका एक सीधा सीधा परिणाम ये है कि आपको अपनी इमोशनल आइडेंटिटी पता लगती है। आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, अकेले में या क्लासेस में, लेकिन वो सब इन्हीं चीजों का परिणाम है, क्योंकि अब जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम क्लेंजिंग मैकेनिज्म आपकी पर्सनालिटी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आप न्यूट्रलाइज होकर खड़े हो जाएं। अब 6 महीने एक्टिंग क्लासेस करने के बाद आप दुनिया में किसी भी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए आप एक अच्छे प्रोफेशनल और बिलीवेबल एक्टर माने जा सकते हैं। तो इमोशंस हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन with what character you prepare either for stage or for camera, or just like that as a professional actor. ओके आपने यहाँ पर ये बात की कि हम इमोशनल्स सीखते भी हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जब हम परफॉर्म करते हैं एज ए एक्टर, जब हम देखते हैं परफॉर्म करते हुए लोगों को, तो वहां पे हर तरह का इमोशन दिखाया जाता है। वो गुस्सा भी होते हैं, वो रोते भी हैं, वो हंसते भी हैं, वो जोक्स भी क्रैक करते हैं, सब कुछ होता है उसमें। तो अब इसी चीज को मैं यहाँ जिंदगी में अगर अप्लाई करूं, तो क्या इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत मतलब आपको जिंदगी में मतलब ये जो चीज कुछ ऐसा मिल गया है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत आपने जतन किया, और अब आपको वो चीज मिल गई है, तो आज आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश हैं, लेकिन तब भी आप बहुत ही नॉर्मल कूल काम रहते हैं। इज इट व्हाट, ये तो नहीं होता है ना, या ये होता है? और इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब, जी जी, मैं समझ रहा हूँ। इसके देखिए दो पहलू। एक बेसिकली साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि आपका फंडामेंटल इमोशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या चीज है कि मैं दुनिया में बाहर जाता हूँ, ये मैं आपको जाती तौर पे बता रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, सर्दियां हैं, तो मैं कुछ ऐसा स्वेटशर्ट या कुछ स्वेटी या हुड वाला कुछ पहन लेता हूँ। मैं नीचे डेनिम पहन सकता हूँ, मैं नीचे कुछ कुछ मोटा कुछ लोअर पहन सकता हूँ, या कुछ भी पजामा पहन सकता हूँ, कुछ भी ऐसा जो मुझे सर्दी से बचाए। बट पार्ट ऑफ इट इज हैपनिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल दिस वर्ल्ड एज अ सोशल बीइंग दैट यस, आई ऑल्सो रेस्पेक्ट विंटर एज अ सीजन। लेकिन जब मैं घर पे वापस आता हूं, मौसम कोई भी हो, आई ओनली स्लीप इन माई शॉर्ट्स एंड इन माई टी शर्ट। दैट्स द रियलिटी ऑफ टेलिंग। तो ये मेरी फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है, जो सोशल आइडेंटिटी है, टी शर्ट और शॉर्ट्स में सोना, ये मेरी असलियत है। तब मैं किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं, तब मैं किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं कि दुख सुनो, मुझे सर्दियों से भी उतनी ही लगाव है, उतना ही मोहब्बत है जितना तुम्हें, इसीलिए मैं सर्दियों के कपड़े पहन लूं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सीजन, आई स्लीप इन माई शॉर्ट्स एंड इन माई टी शर्ट। ठीक इसी तरह आपका एक फंडामेंटल इमोशन होता है, और वो फंडामेंटल इमोशन ये है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप एक सर्टेन सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, वो आपका उस वक्त का मूड होता है, दैट इज नॉट एन इमोशन। आप एक पार्टी में हैं, आप हंस रहे हैं, आप खुशगवार माहौल है, सब लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बहुत सोशल, बहुत हैपनिंग माहौल है, आप लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही मैं घर की तरफ वापस उस पार्टी से चलता हूं, मैं अपने आप डिप्रेस्ड और सैड फील करना शुरू कर देता हूं। फिर मैं जैसे ही अपने बेडरूम में आता हूं, मैं कुछ ना कुछ करने लगता हूं ऐसा जो उस पार्टी से कहीं भी ताल्लुक नहीं रखता था, उसके मुतालिक था ही नहीं। और फिर मैं किसी एक बुरी याद को पकड़ के उसी के गम में सो जाता हूँ, सुबह फिर उठता हूँ, फिर अपने डेली चॉर्स निभाता हूँ, और कहीं ना कहीं जाके फिर कुछ करने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अकेला होता हूँ, जब मुझे किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, मुझे किसी चीज को प्रिटेंड नहीं करना होता, या किसी के लिए मैं आंसरेबल नहीं होता, तो मैं सैड हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं ये भूल गया कि मेरा फंडामेंटल इमोशन, जो कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट तक मेरी पर्सनैलिटी को रूल करता है, वो सैडनेस। अगर एक आर्टिस्ट को अपना, इसी तरह कई ऐसे लोग होते हैं जो खुश रहते हैं बगैर बात। आप उनको किसी फ्यूनरल पे ले जाएं तो वो फ्यूनरल पे उस वक्त तक के लिए दुखी रहेंगे, या कम से कम दुख जो है वो दर्शाएंगे जब तक वो माहौल है, वो सिचुएशन है।
लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में वापस बैठते हैं, वो कोई ऐसी मजाक की बात कर देंगे जिससे आप भूल जाएंगे उस फ्यूनरल वाले, क्योंकि उनका फंडामेंटल इमोशन हैप्पीनेस। एक एक्टर को अपनी फंडामेंटल इमोशनल आइडेंटिटी और फंडामेंटल इमोशन का भान होना यानी ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये पता लग पाए कि कौन कौन से दुनिया में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मेरे लिए बने हैं। मीना कुमारी, जो द लेट मीना कुमारी, उनका फंडामेंटल इमोशन सैडनेस था, तभी हम शायद आज उनको ट्रेजिडी क्वीन और इन तरीके के जो इस तरीके के जो नॉमेनक्लेचर हैं या टाइटल्स हैं उनसे बुलाते हैं, बिकॉज शी न्यू दैट शी कैन एक्ट और एटलीस्ट एक्सप्रेस और लिव सैडनेस in the best possible manner as compared to all other emotions. On the contrary, a person or an actor like Govinda, वो खुश रहते हैं, वो खुश हैं, उनका 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 जो बेसिक जो प्रधान इमोशन है, जो भावना है, वो खुशी का है। तो आपको पता है कि उनके पास जाके ना आप कुछ देर के लिए अपना गम भूल सकते हैं इस तरीके की किसी इंसान या कैरेक्टर के पास। तो जब आपने एक्सप्रेशन की बात की कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं, मैं बहुत ज्यादा किसी चीज पे मुझे लगता है कि जो क्वांटम ऑफ एक्सप्रेशन है दैट इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ इमोशन व्हिच आई हैव जनरेटेड फ्रॉम अ सिचुएशन, हु आर यू टू जज दैट? हु आर यू टू जज दैट? मेरे भाई की बेटी 2 साल की है, उसको अपनी तस्वीरें देख के बहुत खुशी होती है, बहुत खुश होती है अपनी तस्वीरें देख के, उसकी आप पिक्चर क्लिक करें उसको बहुत खुशी होती है, मुझे नहीं होती। क्या इसमें मैं मेच्योरिटी लेवल को बीच में करूं? नो, मे बी द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस व्हिच आई माइट फील, व्हिच माय ब्रदर्स डॉटर इज फीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई माइट बी फाइंडिंग इट समवेयर एल्स। हो सकता है मुझे किसी पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर वही खुशी हो मैं चिल्लाऊं। तो इसमें मेच्योरिटी का, जिंदगी का, किसी भी चीज का कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ आपकी बीती हुई जो पुराना जो जिस तरीके से आपने जिंदगी गुजारी उससे लेना देना है, और आपका जो प्रधान भावना है, जो बेसिक फंडामेंटल इमोशन उसका है। क्योंकि it's always said nature accepts the person where he fits the best. सांप किसी भी आप सड़क पे छोड़ दें, इंस्टिंक्ट की बात कर रहा हूं, प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, सांप को आप छोड़ दें और सांप को जब ये लगने लगे कि वो जो लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं या उसको परेशान कर रहे हैं उनसे वो लड़ नहीं सकता, तो वो भागेगा भागेगा और किसी एक बिल में जाके घुस जाएगा। हालांकि घर में भी छुपने के बहुत सारे कोने होते हैं। कुत्ते को आप जब प्रताड़ित करते हैं तो कुत्ता ये प्रवृत्ति है, ये मदर नेचर ने दी। तो ये जो हमारा जो फंडामेंटल इमोशन होता है, हम दुनिया भर में कहीं घूम ले, कुछ भी करें, लेकिन बेसिकली हम अपने उस फंडामेंटल इमोशन में आके ही रेस्ट करते हैं। तो शायद आज मैं आपको लगता हूं कि यार ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, बट ये आदमी उतना खुश नहीं हो रहा जितना मैं शायद इसकी जगह होती तो मैं उतना खुश होती। वो इसलिए क्योंकि आपका और उसका जो फंडामेंटल इमोशन है, जिस वजह से उसकी इमोशनल आइडेंटिटी बनी है, वो दोनों डिफरेंट है। तो हम किसी को उसके एक्सप्रेशन के बेसिस पे एक सर्टन इमोशन के नजरिए से या उसके परव्यू से जज ना करें। हम सिर्फ ये देखें कि अगर ये शख्स अगर इस जगह मैं होता या होती तो शायद मैं इससे किसी डिफरेंट वे में, या आई वुड हैव सर्टनली एक्टेड डिफरेंटली एक्सप्रेसिंग द सेम इमोशन इन द सेम सिचुएशन, because you two both are different individuals and you two both have had a different life before. So which is why neither he can judge me nor I should have the ability to judge him or her. So that is the case. तो यहाँ हम जो भी लोग सुन रहे हैं उनको एक बात और पता चलती है, देखिए, डोंट बी जजमेंटल एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। सामने वाला अगर बहुत ज्यादा खुश है तो उसे खुश रहने दीजिए। अगर आप मनीषा जी को तो मैं बहुत मतलब अब तो काफी वक्त हो गया, थैंक यू, आई मीन शुड नॉट से दिस बट थैंक्स वेरी मच टू कोरोना। कुछ पैंडेमिक में कई नए रिश्ते अच्छे बनते हैं, तो मनीषा जी को जानने का मौका मिला और शायद मनीषा जी भी ऐसा हो। मनीषा जी का फंडामेंटल इमोशन हमेशा हैप्पीनेस रहा है। आप उनसे किसी भी कोई भी गमजदा बात करें, आप कोई भी डिप्रेसिंग बात करें, वो कहीं ना कहीं डिस्कशन को चाहते ना चाहते हुए, मोड़ते हुए वो खुशी की तरफ ले ही आते और फिर आप काफी कुछ भूल जाते हैं। So this is her identity and I really love that particular thing in her. This is a very good trait in her personality of being always happy or at least searching for happiness here and there in small things. थैंक यू सो मच। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि कई बार लोग जज करते हैं। इनफैक्ट जैसे आपने मेरे लिए ही कहा ना कि हाँ, आई एम अ हैप्पी पर्सन, तो कई बार वो जब ज्यादा खुशी होती है तो वो दिखती है तो लोग जज भी करते हैं। तो ये मेरा सीधा सीधा अपने लिए ही सवाल था कि लोगों को ऐसा जज करना चाहिए या फिर मुझे अपने आप को कूल डाउन करना सीख लेना चाहिए।
सो दैट्स द बिल्कुल थिंग। नहीं, बट बिल्कुल नहीं, ना अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, ना किसी पे सवाल उठाना चाहिए। दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग परिस्थितियों से गुजर के आए हैं। हालांकि आज वो किसी एक परिस्थिति में है, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो दो अलग अलग जिंदगियों से आए हैं तो उनका जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है या उनका जो क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन है वो जाहिर सी बात है डिफरेंट। जैसे अब मैं बिल्कुल। आपको छोटा सा एग्जांपल है, आप मी बीइंग एन एक्टिंग टीचर, मैं आपको सिर्फ सिनेमा के हवाले से एग्जांपल दे सकता हूँ। आप जंजीर फिल्म का उस शॉट को याद करें जब अजीत बैठे हुए हैं और अमिताभ बच्चन बहुत तैश में आते हैं और सीन बहुत इंटेंस और बहुत क्लामेटिकल है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और अजीत से वो पूछते हैं कि इस आदमी को आप जानते हैं, इस आदमी की जेब से आपका विजिटिंग कार्ड मिला, जबकि वो अजीत जो गलत काम करते थे, जो स्मगलिंग वगैरह करते थे, उन्हीं का आदमी। तो वो बहुत काम कंपोज होकर चश्मा लगाते हैं, कहते हैं मेरी पास की नजर जरा कमजोर है, तो कहते हैं मैं इस आदमी को मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं और मेरा विजिटिंग कार्ड तो किसी की जेब से बरामद हो सकता। कुछ ऐसे ही उन्होंने कहा। एक ही सिचुएशन को, एक ही इमोशन को दो अलग अलग कैरेक्टर्स ने किस तरीके से हैंडल किया, और हैंडल ही नहीं किया, एग्जीक्यूट किया। ये सिनेमा और खासतौर से हमारा बॉलीवुड बहुत अच्छा समझ सकता है। तो अगर अजीत के कैरेक्टर पे अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर ने सवाल नहीं उठाए और अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर ने अजीत के कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाए, तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने? क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। और अब मैं एक और बात बताऊं, हमारे साथ एक और प्यारी सी छोटी सी बच्ची जुड़ी है, और उसको भी ये है कि अभी वो ऑलरेडी 4 साल की है, लेकिन वो बहुत सारे एड्स में काम कर चुकी है, और अरे ब्यूटीफुल, फ्यूचर बाल उसका बाल यही है। कलाकार हैं। बिल्कुल बाल कलाकार हैं, और फिलहाल एक जो एक शो है, रियलिटी शो नहीं, शायद स्टेज शो है। एग्जैक्टली मैं उसके बारे में कल बताऊंगी, क्योंकि अब वो बच्ची के साथ मैं कल लाइव आने वाली हूँ फिर से, सिर्फ और अरे सिर्फ वाह, उसके लिए। उसको एक जो कॉन्टेस्ट है उसमें वो विन कर सके, उसके लिए वोट्स चाहिए। तो आप सब कल भी जुड़िए मेरे साथ, और उस प्यारी सी बच्ची को देखिए, थोड़ा बहुत उसे जानिए, क्योंकि शी इज सो क्यूट, और बातें भी प्यारी प्यारी करती है। तो आप उसको देखेंगे तो ब्यूटीफुल डेफिनेटली ब्यूटीफुल, आप उसको। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, आपके कॉन्टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, मैं तो मनीषा आप जी से लोग पूछूंगा, if I could बिल्कुल vote for you in any manner, I certainly would. So that is बिल्कुल there. इंस्टाग्राम के जरिए आप उनको वोट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, और कल हम उन्हें जरूर मिलेंगे। तो बाकी लोगों को भी कह रही हूँ कि आप लोग आइएगा, उस प्यारी सी क्यूट सी बच्ची से जरूर मिलिएगा। हम 5-10 मिनट बात करेंगे और वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, और उसके बाद आप जाकर उन्हें वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका दिल मानेगा ही नहीं उसको वोट किए बिना। तो और क्योंकि आप खुद एक्टिंग टीचर हैं और वो एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ के जाना चाहती हैं, तो मैं उनकी मम्मी को बता दूं कि आपसे बाद में बात कर सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल ताकि कर लें। और ये इनफैक्ट मनीषा आपने बहुत एक अच्छी बात मुझे याद दिलाई, इससे एक चीज मेरे जहन में अभी अभी आई है जो मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मैं 12 और 13 तारीख को दो क्लासेस ले रहा हूँ, 1 घंटे और 2 घंटे की, ऑन टाउन स्क्रिप्ट। टाउन स्क्रिप्ट इज बेसिकली सिस्टर कंसर्न ऑफ बुक माई शो, और हम उनमें शाम 5 बजे 12 तारीख को और 13 तारीख को 5 बजे एक्टिंग के बारे में, स्पेसिफिकली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, जहां पे आप लोग यू मोस्ट इनवाइटेड, आप टाउन स्क्रिप्ट पे जाके अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। और इसके साथ ही आने वाले टाइम में दिसंबर में 18 और 19 और 20 को स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक राइटर हूं। और उसके साथ क्रिसमस के वीकेंड पे भी कुछ एक्टिंग को लेके इस दिसंबर में रहेगा, जिसकी आपको समय समय पर अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। बट फिलहाल जो है वो 12 और 13 को है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मनीषा जी की इजाजत से मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि हम एक नया प्रोडक्शन हाउस जो है वो ऑलरेडी लीगली एंड एवरीथिंग, द फॉर्मेलिटीज हैव ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। तो अब हम उसको शायद नए साल पे लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें एस्पायरिंग एक्टर्स और वॉइस ओवर एक्टर्स के लिए हमारी जो अपकमिंग वेबसाइट है उस पर बहुत यूनिक फीचर्स हैं। तो टच में रहें, कोशिश करते रहें इस चीज के लिए कि हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको हम समय समय पर बहुत सारी, और हमारी जो हम 5 लोग हैं जो प्रोडक्शन हाउस ओपन कर रहे हैं, हमारा जो बेसिक, लाइक वी टॉक्ड अबाउट सेमनेस, हमारा सारा जो शुरुआत हुई है वो थिएटर से हुई। कहीं ना कहीं हम अफिलिएट हैं थिएटर से, ताकि हालांकि हमारे अभी अभी प्रोफेशंस जो हैं अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम सारे लोग जो हैं एक ही सोच के हैं, एक ही लाइन ऑफ थॉट के हैं। तो हमने इस प्रोडक्शन हाउस की नींव रखी, और जैसा मैंने कहा, एस्पायरिंग एक्टर्स और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम बनाने जा रहे हैं। और इसमें एक यूनिक फीचर ये है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं येट डू नॉट हैव फाइनेंशियल बैकिंग
or support to fulfill their dreams, then we are there to help them out on our upcoming website. तो जुड़े रहें और क्लासेस अटेंड करते रहें, क्योंकि एक्टिंग एक दिन का काम नहीं है। एक्टिंग बेसिकली अगर अभिनय या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म को आप देख लें, आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, वो किसी एक खास स्पेसिफिक पर्पस पे शायद काम ना आए, लेकिन उस वक्त जरूर काम आएगी जब आप शायद उसके बारे में बिल्कुल भूल चुके हो। तो कोशिश करते रहे। जब आपको ये लगने लगे, एक छोटी सी बात के साथ मैं जो है बात को तमाम करूंगा, जब आपको ये लगने लगे कि आप जो हैं वो 12th में पहुंच चुके और आपको 11th से ज्यादा आता है अपने स्कूल के स्टूडेंट से, तो ये ठीक वही वक्त होता है जब आपको नर्सरी से दोबारा शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि एक आर्टिस्ट को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए, या ये फीलिंग या ये भावना या इमोशन या ये इस तरीके की महसूसियत कभी नहीं होनी चाहिए कि उसे कुछ कुछ आ गया है, क्योंकि जैसे ही ये फीलिंग आती है कि कुछ कुछ आ गया है तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और मनीषा जी को डेडिकेट करते हुए, मनीषा जी के जरिए आप तक ये शेर पहुंचाते हुए बात को तमाम करना चाहूंगा कि वक्त रुखसत जो प्यार से देखा तुमने, वक्त रुखसत जो प्यार से देखा तुमने, अब इससे बेहतर सामान्य सफर और क्या होगा। वाह, मैं आपसे कहने ही वाली थी कि आप पूरा सेशन हो गया, आपने सब बातें कह दी, एक शेर तो बनता है और आपने वो शेर कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी बात पर हम आप सबसे रुखसत लेते हैं, और फिर अगले शुक्रवार तो मैं आऊंगी ही एक नए अवतार में, एक नई बात के साथ। लेकिन कल भी मैं आप सबसे मिलने वाली हूं, तो कल भी जुड़िएगा जरूर। और ऐसी ही खूबसूरत बातें हमारे शो पर होती रहेंगी। और मेरे ख्याल से आज जिन लोगों ने भी इस शो को पूरा सुना है, और अगर नहीं सुना है तो ऑफकोर्स ये IGTV पर रहने वाला है और थोड़े दिन बाद YouTube पर भी आने वाला है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इनफैक्ट मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सीखा होगा। और इस सब के लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा आपको करना चाहती हूँ मैं कि आप आए और आपने इतनी अच्छी और इतनी गहरी बातें हमारे साथ शेयर की। और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो आने वाले वेंचर्स है उसमें बहुत सफलता मिलेगी। और आपके जरिए जो आपने कहा ना, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, जब आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो आपके साथ साथ उन लोगों की भी तरक्की होगी। बस इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार फिर से धन्यवाद, और आप सभी को भी, सुनने वालों को भी तहे दिल से शुक्रिया। और चलते चलते फिर एक बार, वैसे तो रुखसती का शेर आप कह चुके हैं, लेकिन बशीर बद्र साहब की मैं बड़ी फैन हूं, और मैं ये शेर बिल्कुल ये अक्सर कह के निकलती हूँ कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।